गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यूपी होमगार्ड एग्जाम जो आप सभी का होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल को, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए विजिट कर रहे हैं और जीरो लेवल से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आज से अपने आप को फॉलो कर लीजिए। 90 दिनों में इतनी बेहतरीन तैयारी आपकी करवाऊंगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से कि वो आपका स्कोर कार्ड 80 प्लस लेकर जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है और हमारे साथ कंटिन्यू रहना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्किप नहीं करके जाना है, नहीं तो आपकी नौकरी हाथ से चली जाएगी और लास्ट में आपको वैकेंसी का वेट करना, फॉर्म फिलअप करना, फिर पढ़ना। स्टेबल होना है अपने लाइफ में तो कंसिस्टेंस हो जाइए हमारे साथ। आज का ये अपना सेशन जो होगा 01 सेशन होगा और ये 90 दिनों तक मैं आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। बेसिक क्वेश्चन 30 आपके क्वेश्चंस होंगे, तो डेली इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। तो जो प्रकाश है तो प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। ऑप्शंस में दिया गया है ओले रोमर, बी न्यूटन, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आपको बताना है प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसकी सबसे पहले जो गति मापी गई थी वो थे ओले रोमर के द्वारा। इनके द्वारा प्रकाश की गति सबसे पहले मापी गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष की जब बात की जाए, ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। और जैसे कि आप समझ लीजिए आप धरती पर किलोमीटर में काम चला रहे हैं, जैसे कि आपका घर और आपके फ्रेंड का घर ज्यादा से ज्यादा आपका किलोमीटर में होगा, कुछ किलोमीटर में होगा, या तो ज्यादा से ज्यादा मील में हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। लेकिन अब प्रकाश वर्ष कैसी दूरी होती है, मान लीजिए यहाँ पर आप पृथ्वी पर हैं और आपके माता पिता जैसे धरती के किसी और ग्रह पर हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर है, तो वो दूरी मापने के लिए आपके किलोमीटर काम नहीं करते, वो आंकड़े पेज भर देंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रकाश वर्ष। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आपके माता पिता कहीं यहाँ पर हैं, तो ये वाला आपका काम करेगा, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन को आप लोग देखिए। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि जो रॉकेट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर वर्क करता है। आपको ये सिद्धांत बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में बर्नौली का सिद्धांत, बी में आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का तृतीय नियम और डी पास्कल का नियम। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ये जो रॉकेट का सिद्धांत है, ये जो रॉकेट है ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी। एवरी एक्शन हैज एन पॉजिट रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि जो रॉकेट होता है वो अपने लॉन्चिंग पैड से नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। ये रॉकेट नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा और लॉन्चिंग पैड ये ऊपर फेंकने के लिए फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो इसी सिद्धांत पर रॉकेट अपना वर्क करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में आंकड़ों के संचार के लिए किस घटना का उपयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर एज अ जिसमें डाटा वगैरह यूज करते हुए किसके थ्रू आता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही काम करता है जिसमें डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये किस प्रक्रिया पर काम करता है, किस घटना का उपयोग होता है इसमें, तो आपको बताना है कि अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ये आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका सिद्धांत जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पर वर्क करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग बोल सकते हो। ये ऐसे वर्क करता है जैसे कि ये आपका ये बहुत पतला होता है, बाल से भी पतला होगा। प्रक्रिया आती है, ये मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये डेटा मान लीजिए ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे होकर ट्रांसफर करके बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। पहले इधर आया फिर इधर गया, ऐसे करके ट्रांसमिशन होता रहता है। 5th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हुए और इस सेशन को लाइक नहीं किया तो आपको इस सेशन को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ इस सीरीज को फॉलो करना है। अब 90 दिनों की आपकी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी होगी और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर
कर दीजिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है। किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर या अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में भार कैसे यहाँ पर ज्यादा यार होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, और ग्रेविटी ही नहीं है तो भार कैसे आएगा, समझ गए। तो अंतरिक्ष में तो ये होगा नहीं, इसको कट कर दीजिए। पृथ्वी अपनी कुछ ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, वो गोला आप लोग समझ सकते हैं। ये यहाँ पर अपनी ऐसी पृथ्वी है आपकी भूमध्य रेखा, और ये आपके हैं ध्रुव। ये यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, और ये पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर पर, ये यहाँ पर कोर अंदर है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके बनते हैं बी और सी। बी और सी यहाँ पर हैं जहाँ पर किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है। ये आप डॉट देख करके मत कंफ्यूज होइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ध्रुवों पर, यानी किसी वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं। सान्यता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पर आपको बताना है ये गोल ही क्यों होती है वर्षा की बूंदें, ये चौकोर क्यों नहीं होती, ये फैली क्यों नहीं होती हैं। तो इनका आंसर आपका हो जाता है पृष्ठ तनाव की वजह से। वर्षा की बूंदें गोल पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। और सवाल ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इस सीरीज को जरूर फॉलो करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या ध्वनि की तरंगे क्या निर्वात में चल सकते हैं। ध्वनि को चलने के लिए हमेशा एक माध्यम चाहिए, और निर्वात में कोई माध्यम होता ही नहीं है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर व्यक्ति पीड़ित होगा, उसको दूर का नहीं दिखाई देगा, निकट का तो बहुत ही पास दिखाई देता है। तो ये पास का क्लियर नहीं दिख रहा, ये काम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष नाम है, लेकिन दिखता वो सब निकट का है और दूर का नहीं दिखता है। तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। नाम उसका और विपरीत काम, यानी निकट दृष्टि दोष है तो पास का बहुत क्लियर दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का बहुत अच्छा दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दूर का क्लियर नहीं है तो उसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। पास वाले को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर किस लेंस का प्रयोग होता है, यहाँ पर अवतल लेंस कहीं दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होता है। और ये ऐसे लेंस होते हैं कनकेव लेंस, और ये ऐसे आप लोग मान सकते हैं। और कन्वेक्स लेंस ये आपकी ऐसी होती है, ठीक है, उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। तो ये होता है भाई न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना यही काम होता है नाभिकीय रिएक्टर में। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होता है। ये मॉडरेटर करता क्या, ये कंट्रोलर होता है, और ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, कम करता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये होता है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। एसी वोल्टेज को यहाँ पर घटाने व बढ़ाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बैटरी वगैरह जो आप लोग रखते हैं वो डीसी करंट होता है, और जो घर पे जो आपकी आती है वो आपकी एसी होती है, ठीक है। जो लाइट आपकी आती जाती है इसको हम लोग बोलते हैं एसी। ये आप ऐसा होता है 1 मिनट, ऐसा ऐसा। और ये जो डीसी होता है ये ऐसे ही नॉर्मल वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं प्रयोग हम लोग एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बात यह है कि आप लोग इस सेशन को वॉच कहाँ से कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी ये किसने बनाई थी, क्या मेंडलीफ ने, जहांगीर, हेनरी या फिर मोसले या एवोगैड्रो। तो ये बनाया गया था किसके, हेनरी मोसले, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ड्राई आइस वास्तव में क्या है। ड्राई आइस वास्तव में क्या है, ये वास्तव में भैया एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड CO2 गैस जो होता है, CO2 गैस, यानी कि यहाँ पर इसको बोलते हो ठोस CO2 गैस। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, ये गैस वही है जो आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं और वहां पर किसी को सुंघा दिया जाता तो व्यक्ति हंसता ही रहता है। तो यहाँ पर लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है, लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। याद कर लीजिएगा, ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाता। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए और बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा ये किन गैसों के कारण होती है। मतलब एसिड रेन आप समझ सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अम्लीय वर्षा के रूप में जान सकते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आप इस प्रक्रिया को बताइए कि ये जो जस्ता होता है, ये जस्ता जो होता है ये लोहे पर चढ़ाया जाता है जिससे लोहे पर जंग ना लगे। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ठंडियां चल रही तो ठंडियों में आपके हाथ पैर और होंठ ना फटने पाए तो आप लोग उसमें ऑयल लगा लेते हो या फिर कोई वासलीन वगैरह लगा लेते हो। वैसे ही लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरत को चढ़ा देते हैं ताकि वो सेफ रहे। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएच स्केल की सीमा क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से लेकर 7 तक तो होता है आपका एसिटिक और 7 से लेकर 14 तक होता है ये आपका बेस। स्केल की सीमा क्या है तो आप लोग बताइए यहाँ पर। तो आप सभी को पता चल गया होगा पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है। आप स्केल की सीमा होती है 0 से 14। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक होती है। और 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। सोडियम, पारा, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये धातु होती है आपकी पारा। पारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लोग कमेंट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या लगाओगे राइट आंसर, सोडियम बाई कार्बोनेट। पहला ही पड़ाव, पहला ही सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको करेक्ट आंसर करना है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो ये भैया नाभिकीय संलयन की वजह से उत्पन्न होती है। एक होता है हाइड्रोजन का एटम और एक होता है हीलियम का एटम। ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर हीट निकलती है। जो इधर से हीलियम ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी एक दूसरे में समा जाएंगे, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो जाती है। और 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, वो 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं बताइए। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये काफी आसान क्वेश्चन है, बताओ भैया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। नाभिक, राइबोसोम या माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पिंड। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भैया कौन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो या नहीं। इसका आंसर हर कोई कर सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। आपके शरीर की ही तो बात चल रही है, इसका आंसर आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। ये भैया लीवर होता है, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, आप सभी को पता चल गया। और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और ये जो मधुमेह है यानी डायबिटीज, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। डायबिटीज जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इंडिया में, मतलब कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही बिल्कुल खराब चीज है। और हर घर में एक दो लोग मिल जाएंगे मधुमेह वाले। कमी से मधुमेह रोग हो जाता है यानी डायबिटीज, जिसको बोलते हैं शुगर। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की द्विसरफिल संरचना किसने बताई थी। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये दो लोगों के द्वारा बताया गया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो यहाँ पर वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि डीएनए आपका ऐसा और यहाँ पर ऐसे करके कुछ घूमता रहता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, आप लोग समझ सकते हैं। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो आप समझ सकते हैं इसमें दो चीजें हैं। डबल हेलिक्स यानी कि एक मतलब कि मान के चलिए ये दोनों चीजें हैं। ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। किसने, वाटसन और क्रिक ने बताया था।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन कर रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। आंसर फाइंड करिए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन होता है के। कौन सा है? विटामिन के। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। यहाँ 5 का ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सिंपल एक आंसर आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। हमारे खून का जो पीएच मान है वो 7.4 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सिंपल याद कर लीजिएगा और यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये कंफर्म आपका है। 7.4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? आप सभी लोग बताइए कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है। आपको क्या पता है कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो यहाँ पर ओ नेगेटिव आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मेरा तो ओ पॉजिटिव है। आपको अपना बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या नहीं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर कह रहा फाइट या फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहा जाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन या फिर एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। बाकी ये आपका एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और ये इंसुलिन ये अदर चीज के लिए, ये तुरंत रिएक्ट करता है। मान के चलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा आपका जो भी हो जाता है या कोई भी क्विक डिसीजन होता है, ये आपका एड्रेनालिन हार्मोन्स ही आपको संदेश देता है। काम तो दिमाग का है लेकिन ये हार्मोन्स के जरिए काम करता है आपका माइंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए पौधों में जल का परिवहन जो होता है, जो कच्चा माल होता है वो जाइलम के थ्रू जाता है, और जो खाना पूरा पक जाता है पौधों के अंदर वो आपका जाता है किसके थ्रू? ये आपका फ्लोएम के द्वारा। पी पी फॉर फ्लोएम और जाइलम ये आपका कच्चा, यानी कि लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, कोबाल्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। सी और डी में से कोई नहीं है और बी में से आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है या धातु तत्व पाया जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थे और इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन आपके हुए सही, इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपका कर्तव्य, मेरा काम पढ़ाना है। तो 90 डेज तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज़ को पूरा फुल वॉच करिए। प्रैक्टिस सेट आपके सेकंड प्लेटफॉर्म पर होते हैं, उसकी भी लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर रिवीजन और बेसिक क्वेश्चन, वहाँ से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।